बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद है। कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात है कि इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले PSL के मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इस मैच में मुल्तान सुल्तान ने अपनी कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखते हुए मुसलसल तीसरे मैच में कामयाबी हासिल की और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर जो है उसके अभी तक जो है वो विक्ट्री लेस रही है। पॉइंट टेबल पे उसकी कोई पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, पॉइंटलेस इस वक्त जारी है। लाहौर कलंदर उसको मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर कि जनाब इस मैच में हुआ क्या है कि जहां पे मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पे लाहौर कलंदर की टीम ने पहले बैटिंग की और 166 रन स्कोर किए। 5 विकेटों के नुकसान पे हेडुसन ने एक दफा फिर बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई, 54 रन की इनिंग खेली। फखर जमान 41 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहम्मद अली एक दफा फिर पॉइंट्स समरी पे हमें टॉप पे नजर आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से 2 विकेटों के साथ सर फहरिस्त है। मोहम्मद रिजवान ने बड़ी जबरदस्त रफ्तार इनिंग खेली, 82 रन की, 34 रन की नॉट आउट इनिंग खेली इफ्तिखार अहमद ने और यूं 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान ने। तो जनाब इस मैच को हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे 5 विकेटों से मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। और आज हमारे पैनल में एक और नई शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया जिनको आप हमारे रेगुलर शोज में जो है वो गाहे बगाहे देखते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ वो शख्सियत है कि जिन्होंने बड़ी इस पाकिस्तान सुपर लीग में पसंदीदगी की सनद हासिल की है। आपकी आरा आपका जो फीडबैक हमें मिलता है मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की जानिब से तो उसमें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनके हवाले से पॉजिटिव राय पाई जाती है। हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। असगर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। असगर भाई ने एक बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है और बड़ी अचीवमेंट है जनाब इनकी। जिस तरह मैं रोजाना कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन के लिए और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए स्पोर्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इस पर आज हम जरा बात करेंगे। लेकिन इनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के सिनारियो को तब्दील करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया और जो डोमेस्टिक के डिपार्टमेंट के खिलाड़ी थे उनको हर मुमकिन वो सहूलत फराम की कि जो शायद पाकिस्तान की नेशनल टीम में उनको अवेलेबल होती। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने ग्राउंड बनाया कि जहाँ पे नेशनल स्टेडियम के बाद अगर PCB किसी ग्राउंड में मैच कराना चाहता है तो वो इनका स्टेट बैंक का ग्राउंड है। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट मैनेजर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ज़हीरुल हसन साहब। शो में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपके खूबसूरत अल्फाजों का। थैंक यू सो मच एंड वालेकुम सलाम। जनाब ये तो हमारे साथ दो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ फूलों से मिलाकर हम एक गुलदस्ता बनाते हैं और इसे गुलदस्ते से जो अपने स्टूडियो को महकाते हैं। तो जनाब आज तो हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन कल हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है कि जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट जो है हमेशा फख्र करेगी कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने लॉर्ड्स में जिस अंदाज से इनिंग खेली। इसके अलावा जब कोच बने थे तो बड़े ज़बरदस्त कोच थे, फातेह कोच थे पाकिस्तान के। और अगर इनकी कोचिंग के सिलसिले को जो है वो अपनों की साजिशें जो है वो अगर फुल स्टॉप नहीं लगा दी तो डेफिनेटली इस वक्त आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के इस नताइज को जो है वो शायद डिस्कस इस तरह से नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त विनिंग ट्रैक पर आ चुका था। कल के शो में हमारे साथ स्पेशली मौजूद होंगे मोहसिन हसन खान साहब। तो कल के लिए मुझे भी बड़ा इंतजार है, मुझे उम्मीद है कि मोहसिन भाई का नाम सुनकर आप लोगों को भी बड़ा इंतजार होगा। इस मैच को डिस्कस करेंगे। असगर भाई से आगाज करते हैं जनाब। असगर भाई, एक और फतह मुल्तान सुल्तान की और एक और शिकस्त लाहौर कलंदर की। पहले मुल्तान सुल्तान को डिस्कस करते हैं। क्या नजर आ रहा है इस मरतबा इस सीजन में मुल्तान सुल्तान ने क्या ऐसा नया किया कि जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान इस वक्त जो है वो अनचेसेबल है, कोई टीम उनको पकड़ नहीं पा रही? देखिए, मुल्तान सुल्तान कोई पहली बार तो ऐसा नहीं कर रही। जब इसका डेब्यू हुआ था तो जब भी यही सूरत हाल थी और बहुत तेज़ी से इसने अपने मैचेस जीते थे और 5 मैच जीतने के बाद मेरा ख्याल है कि इसका फिर डाउनफॉल भी आया था इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त टीम चूँकि रिजवान की क़यादत में बिल्कुल एक मुत्तहिद है और पूरे हर लड़का जो है वो अपनी जगह जोर लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो इसमें कामयाबी हासिल करे। लेकिन इसमें एक इजाफा है मोहम्मद अली का और वो इजाफा में हर मैच में नज़र आ रहा है पॉजिटिव कि हाँ ये इजाफा जो है बिल्कुल दुरुस्त है और टीम में इसकी जगह बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ खुद रिजवान की खास अगर आज की इनिंग की बात करें तो कैप्टन इनिंग उसने खेली और 59 बॉलों पे आई थिंक 82-84 रन वो बनाकर गए। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा गेम है। और वैसे तो दोनों टीमों ने आज हैट्रिक की है, लेकिन रिजवान ने मुल्तान ने जीत के साथ की है और लाहौर ने शिकस्त के साथ की है। तो खैर दोनों टीमों को हैट्रिक मुबारक हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर को थोड़ा सा बैक करना होगा और अब शिकस्तों के सिलसिलों को रोकना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा
ताखिर हो जाए। ओके, बहुत ज़्यादा ताखिर हो जाए ऐसा ना हो। लेकिन जनाब यहाँ पे ज़रा ज़हीर भाई से मैं पूछता हूँ कि ज़हीर भाई क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, अंडरडॉग की हैसियत से मुल्तान शिरकत करती है, बड़ी कूल एंड काम किस्म की ये टीम है, ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा शोर शराबा नहीं बचाती, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्राउंड में नज़र आती है। और इस मरतबा इन्होंने बॉलिंग कोच भी फीमेल को रखा है और साथ साथ स्टाफ में भी इन्होंने तब्दीली की। ज़हीर भाई किस तरह देखते हैं मुल्तान सुल्तान बड़ी खामोशी से जो है वो आती है पाकिस्तान सुपर लीग में और फिर आती है और परफॉर्मेंस से छा जाती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मुल्तान सुल्तान जो है पिछली दफ़ा भी आप देखें कि अभी असगर भाई ने सही कहा कि शुरू में जो है आई 4-5 मैच जीते और उसके बाद फिर डाउनफॉल हो गया। तो शुरू के अंदर जो है उनकी नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए फाइनल खेलने के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो फाइनल खेलेगी। जब तक परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं होगी, अभी 3 मैच में, अभी तो बहुत पूरी क्रिकेट बाकी है, पूरा सीज़न बाकी है, अभी तो के बहुत सारे मैच बाकी हैं। अभी नो डाउट ठीक है परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, मगर कमबैक के चांस हर टीम के लिए होते हैं। मगर इसके बावजूद हम ये ज़रूर कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान ने जो है अपने आप को जो है मनवाया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। रिजवान की स्पेशली, मोहम्मद अली की स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मोहम्मद अली तो अभी डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और वो काफ़ी कमबैक के लिए पूरी उम्मीद भी थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका नाम भी आया, मगर नहीं आया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि हर प्लेयर जो है जान लगा रहा है, जो भी नया प्लेयर है कमबैक करने के लिए। और रिजवान तो आपको पता है कि ऑलरेडी T20 के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, स्कोर करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे। ठीक है, अब रिजवान की बात की 59 बॉल्स पे आज उन्होंने 82 रन के नहीं खेले असगर। और रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो जितना ही परफॉर्मेंस कर लें, जो सरफराज का फ़ैन क्लब है वो उनको हमेशा वो क्रिटिसाइज़ ही करता नज़र आता है। कभी जो है वो उनके गले मिलने पे क्रिटिसिज्म होता है, कभी ग्राउंड पे जो उनका एटीट्यूड है उस पर क्रिटिसिज्म होता है, और ख़ुद वो भी मौके फराम कर देते हैं कि सम टाइम एक्टिंग और सम टाइम इंजरी, इस तरह की बातें करके वो भी मौके फराम कर देते हैं। रिजवान का आपको क्या लगता है कि रिजवान परफॉर्मेंस करने के बावजूद क्यों जो है लोगों को शायद इतना ज़्यादा नहीं भाते हैं वो? देखिए, बात यह है कि फ़ैन क्लब्स को तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ैन क्लब जो है वो इश्क और मोहब्बत में बहुत जो है ना एकदम आउट होते हैं। और वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि हम उनके जो फैंस हैं या वो जिसको वो फॉलो करें उसको हम भी फॉलो करें। अब वो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड ज़्यादा है, ख्वाह वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या दीगर अकाउंट्स हो, वहाँ अगर आप कुछ गलत लिख दें कि जी मुझे इससे इख्तलाफ है तो उनके फैंस आपके पीछे पड़ जाएंगे और सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आपको बचना मुश्किल नज़र आता है। आजकल तो ऐसे अटैक होते हैं। लेकिन सरफराज नो डाउट, असल में हमदर्दी इसलिए सरफराज के साथ कि सरफराज को जिस तरीके से हटाया गया क़यादत से, फिर टीम से निकाला गया, वो तरीक़ेकार गलत था। जब एक लॉबिंग करके, साजिश करके, चूँकि मैं उस सीरीज़ में लाहौर में मौजूद था श्रीलंका के अगेंस्ट T20 मैचेस में, जिसमें उसको अहमद शहजाद को और उमर अकमल को सिर्फ इसलिए हायर किया गया, इसलिए टीम में लाया गया था कि वो प्री प्लान उस साजिश का हिस्सा थे। हालांकि उस सीरीज़ में सबसे हाई स्कोर सरफराज अहमद का था और मैंने सरफराज से ग्राउंड में कहा था कि सरफराज भाई ये दो जो आपके साथ बंदे आए हैं ये बंदे प्री प्लान है। तो ये वो तो साजिशी अनासिर थे ना। ये मतलब आपने क्या बोला कि साजिश का हिस्सा थे कि अहमद शहजाद और उमर अकमल साजिश कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये दोनों जो है देखिए 1 साल या 1.5 साल के परफॉर्मेंस एक सेकंड सर सुने ना आप, देखिए सर प्रॉब्लम आप लोगों की पता क्या है? मैं सुन नहीं ठीक है, नहीं देखिए आप ग्राउंड में मौजूद होंगे, ठीक है, मैं भी यहाँ पे बैठ के शो करता हूँ, कोई मैं भी इधर घास खाने नहीं आता, आप होंगे ग्राउंड में, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। लेकिन ये कौन सी ऐसी साजिश थी जनाब कि वो अपने कप्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही, वो ग्राउंड में मैच में आके साजिश कर रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल? टीम में जगह नहीं बन रही थी, बैक 1 साल पहले की परफॉर्मेंस पे लाया गया, 1 साल की परफॉर्मेंस पे लाकर तो ऐसा आदमी साजिश करेगा? उन्हें ये टारगेट दिया गया मिसबा की जाने, ऐसा आदमी आके साजिश करेगा? मिसबा था सर, मुझे जगह नहीं बन रही थी। अरे बाजी जगह नहीं बन रही तो ऐसा आदमी जिसकी एक बात सुने 16 ग्रेड के बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, 18 ग्रेड के असगर आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो दिया, अपनी सीट बचाने के लिए 19 ग्रेड वाले किसी बात मानता है, वहां पे कोई और सर आप इतनी बड़ी साजिश नेशनल टीवी में बैठ गया, किसी भी नाअहल बंदे को अगर आप लेकर आएंगे राइट टाइम, सर मैं ये मान ही नहीं सकता एक आदमी वो साजिश का हिस्सा बनते हैं। उमर अकमल जो है उस वक्त जब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था तो लग नहीं रहा था कि वो कोई क्रिकेटर जो है वो रनिंग कर रहा है, वो अजीब और गरीब सी चीज लग रही थी। सर नहीं लग रहा था, साजिश कहां से आ गई? सर जी इसलिए कि खिलाया जा रहा था और उसको मिसबा खिला रहा था, मिसबा लेकर आया था उनको। मिसबा भी साजिश है जी बिल्कुल, उमर अकमल भी साजिश है, अहमद शहजाद भी साजिश है, सिर्फ जो वो दंगल आगे सरफराज अहमद
कहने पे ये सर, उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पे एक प्लान बना था, उस प्लान का शिकार सरफराज अहमद हुआ, स्टेप बाय स्टेप उसे टीम से निकाला गया। इसीलिए सरफराज के फैन जो है वो ज्यादा है, और कमरान अकमल अगर बहुत ज्यादा अपना रिजवान अगर बहुत ज्यादा भी परफॉर्मेंस देते हैं तो वहां जाके मार खा जाते हैं, क्योंकि जब किसी के साथ नाइंसाफी करोगे, ज्यादती करोगे तो फिर उसकी मदद ज्यादा होती है, लोग उसकी तरफ ज्यादा आ जाते हैं और कुदरती भी उसको सपोर्ट मिलती है। तो ये जो बारीक से एक फर्क है जिसको मुझे, आपको, इस क्रिकेट को, इस बोर्ड को, सबको समझना होगा। और इस तरह की साजिश पहली बार तो नहीं हो रही ना। जावेद मियां दाखिल कौन सी साजिश हुई थी? सर बात करूंगा, मैं कुछ अर्ज करना, मैं अर्ज कर दूंगा, आप मुझे मौका दें। मतलब देखिए आवाज बोले, देखिए सुनिए सुनिए, साजिश नहीं कर सकते, खेलने वाले साजिश नहीं कर सकते। एक मिनट ना, तो भाई वो हमारी बात करने का डिबेट का ऑप्शन ये होता है, आपने बात कर ली, मैंने खामोशी से आपकी बात सुन ली, अब आप मुझे मौका नहीं दे रहे आवाज बुलंद करने का। मकसद ये तो नहीं है कि आपके दलाइल में जाने, मुझे ये बात समझ में आनी है। आपने खुद अभी कहा कि वो 1 साल से टीम से बाहर थे, जो आदमी 1 साल से टीम से बाहर, बल्कि एक आदमी नहीं, 2 आदमी, बल्कि तीसरे मिसबा को भी आपने साजिशी कह दिया। 2 आदमी टीम से बाहर थे, कोच का कैरियर पे उस वक्त दाव पे लगा होता है सीरीज में, वो आके टीम में कैसे साजिश करेंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है भाईजान। ये क्या बातें कर रहे हैं, नेशनल टीवी में बैठकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उमर अकबर और अहमद शाह साजिश कर रहे हैं, मुझे मिसबा भी उनके साथ शामिल थे। वाह भाई, आप मुझे बताएं, सुभान अल्लाह, 1 साल की पहले की परफॉर्मेंस पे उस दौरान कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और आप ये साजिश कैसे करेंगे, अपनी टीम में जगह बनाएंगे, साजिश इस्तेमाल करने के लिए लाया गया ना। नहीं मानने के आपने स्टेटमेंट दे दिया सर, आपने नहीं मानना, मुझे ब्रेक पे जाना है, आपने नहीं मानना। टीम थी सर, बी थी, सी थी या डी थी, सर जो भी टीम थी, उस चीज को देखते हुए ये प्लान बना था कि बी और सी टीम में हम इनको लेकर आएंगे, इनके साथ प्लान करेंगे। उन्होंने आपको क्या, उसके बाद टीम से बाहर हो गए, वो साजिश करेंगे सरवाज से, भाई ये तो खुद बाहर हो गए टीम से, इस्तेमाल हुए तो बाहर तो होंगे ना भाई। असगर भाई मुझे बात बारे में अपना फैसला पे खेलना होता है, सर आप मेरे गेस्ट नहीं करना होता। हैं, सर आप मेरे गेस्ट हैं, इससे ज्यादा मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। हालांकि दिल तो ये चाह रहा है कि मैं 2 घंटे आपसे इस बात पे बहस कर लूं, लेकिन बहरहाल ये मैं फैसला आवाम पे छोड़ता हूं कि जब टीम से जो बंदे बाहर हो वो आते टीम में साजिश करेंगे, अगर स्ट्रांग होते जब साजिश करते ना। इस पर किसी अगले मौजूद पे जरा बात करेंगे, असगर भाई से छोड़ूंगा नहीं, और असगर भाई यकीनी तौर पर तैयार होंगे, तलवारें वलवारें तेज किए बैठे हुए होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर जरा मजीद बात करते हैं और जरा इन साजिश की जो रेशा दवानियां हैं उन पर जरा मजीद निगाह डालेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो इस स्टूडियो का माहौल था वो अमूमन इफ़ी भाई की अदम मौजूदगी में होता नहीं है, लेकिन चूंकि 2 दिन से असगर भाई मुसलसल साथ बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो है वो असर इन्होंने पकड़ा है कुछ ना कुछ। ज़रा बात करते हैं जो लाहौर कलंदर की जो पैथेटिक परफॉर्मेंस जारी है, 3 मैचेस के लिए तीनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर की टीम को। शाहीन आफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को फ्यूचर का कैप्टन मिल गया, और जो लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने कप्तानी की है उसमें उनकी कप्तानी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब जैसे ये बोल रहे हैं, इनके अल्फाज तो नहीं दोहरा सकता मैं, ये बातें यही कर सकते हैं, मैं ये बातें नहीं कर सकता हूँ। क्या इसके खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है? अब तो ये लगेगा जो कप्तान हार रहा है साजिश हो रही है उसके खिलाफ। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि शाहीन आफरीदी देखें आप, इंजर्ड होने के बाद जो उनके कमबैक हुआ है वो वैसा नहीं है जो पहले उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी जब वो पाकिस्तान टीम के अंदर 140 142 के जो स्पीड से जो बॉल कर रहे थे। इंजर्ड होने के बाद जो है वो परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क आया है। कप्तानी तो देखें ठीक है, मैं समझता हूँ हर प्लेयर जो है हमारा कप्तान बनना चाहता है। कप्तान तो वक्त के साथ साथ जो है इंसान बनता है, पहले अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो बना क्यों रहा है। क्रिकेट भाई हर प्लेयर कप्तान बनना चाहता है, मैं भी शाहरुख खान बनना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो क्रिकेट बोर्ड बना क्यों रहा है भाई हर प्लेयर को कप्तान उठा के? मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई स्टार बैट्समैन अगर स्टार प्लेयर को बयान दे दे तो बस समझ लें कि वो प्लेयर जो है ना जिसके लिए बयान दिया है वो जो हीरो है। शायद आफरीदी ने बयान दे दिया है, बहुत सारे प्लेयर्स ने बयान दे दिया। ज़हीर भाई आप इतने सारे प्लेयर के साथ उठते हैं, बैठते हैं, आप मैचेस खिलाते हैं, बातें क्यों छुपाते हैं आप लोग? मतलब आपको बहुत सारी बातें पता होती हैं लेकिन आप बातें छुपाते हैं और फिर ये बातें लेके क्या आ जाएंगे? मतलब पाकिस्तान आने वाली जो नस्ल है, कोई और इधर बैठा होगा वो भी यही बातें कर रहा होगा, मेरे कोई और होगा वो भी यही सवाल कर रहा होगा। तो भाई खुल के बोले ना, ये भी तो बोल रहे हैं ना खुल के, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब आप मुस्कुरा के मीठी मीठी बातें करेंगे तो सर हमें बताएं ना कि किसने साजिश की, क्या हुआ, क्यों कप्तानी नहीं चल रही है। आप तो डगआउट में बैठ के ड्रेसिंग रूम के साथ बैठ के शेयर करते हैं, इधर आप लोग मुस्कुरा के बातें करके चलाते हैं। शो का टाइम खत्म होता है तो अच्छा जी मिलेंगे कल एक दफा फिर। अली भाई ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि देखें शाहीन की रही बात तो शाहीन ठीक है, ख्वाहिश तो उनकी भी थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सरफराज के खिलाफ साजिश हुई थी।
बिल्कुल साजिश हुई थी सरफराज के आपने खिलाफ। कभी सरफराज को बोला कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है? अब मैंने कई दफा कहा था, सरफराज एक दफा जब हमारे ग्राउंड के ऊपर आए थे तो ये बातें नहीं बताते आप लोग, मैं पूछूंगा तो बताएंगे भाई, खुद ही बता दो यार। नहीं, मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने कोई तकरीब थी, वहाँ आए थे, तो फिर उसके बाद सरफराज हमारे ग्राउंड पे आए थे, बाबर आजम, हसन अली, शादाब और एक और कोई प्लेयर थे। तो मैंने बाबर से ये बात, सरफराज से ये बात कही थी कि ये जो तुमने लॉबी बनाई हुई है ना, यही तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। और वही हुआ कि बाबर ने कप्तान बनते ही सबसे पहले सरफराज अच्छा, मैं अब चाहे फी भाई बैठे हो चाहे आप बैठे हो, बाद में सरफराज ही करूंगा, बाबर को आप लोगों ने कहीं ना कहीं बीच में लेकर आ जाना है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, बाबर को बगैर परफॉर्मेंस के सरफराज ने कई दफ़ा चांस दिया, ये बात तो आपको पता ही है सारा। वो तो मौका देते थे, मगर जब बाबर जब कप्तान बना था तो बाबर ने उन प्लेयर्स को, जैसे इमाद वसीम थे या सरफराज थे, जिनसे उम्मीद थी कि दोबारा कमबैक कर सकते हैं एज ए कैप्टनसी, तो फिर उन प्लेयर्स को जो है उसने टीम से बाहर किया, अपना एक सर्कल बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया और टीम को लेके चले, जो आज ये पोजीशन पाकिस्तान टीम की है, इसका सबसे अच्छा, मैं क्या करूं, मैं फिर सरफराज कहीं मिले तो उससे पूछूंगा कितने आदमी थे, क्योंकि तीन इन्होंने गिना दिए, 6 आपने गिना दिए, एक सरफराज, ऐसा लगता है बसंती फंस गई है बीच में। भाईजान कितने आदमी थे जो सरफराज के खिलाफ लगे थे? पूरा पाकिस्तान लगा था सरफराज के खिलाफ? पूरा पाकिस्तान नहीं था। 6 3 आपने गिनाए, 6 उन्होंने गिनाए। देखें, मैंने जो बंदे गिनाए उनकी एंट्री तो एज ए विलन हुई बाद में, ठीक है। इन्होंने जो बंदे गिनाए उनको तो रोटी गैंग बनाया सरफराज ने, ठीक है ना। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि भाई जब मैं अपने पत्ते खुद ही से इस तरह से बिखेर दूंगा तो मुझे कौन समेटेगा। मुझे खुद भी अपनी हिफाजत करनी है, और इस क्रिकेट की दुनिया में हर कप्तान के साथ कुछ ना कुछ तो होता रहा है। हर कोई तो जावेद मियादाद नहीं बन सकता जो कुर्बानी दे और खुद बोल सीट छोड़ दे, बोले इमरान भाई ये ले आप क़यादत कर ले, मैं कप्तानी से हट रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होता। खुद मियादाद को हटाने के लिए साजिश हुई, तो ये सबको पता है ये सारी बातें। तो ये बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, ठीक है बनाया गया, बोर्ड की मर्जी थी, उसने बना दिया। 3-4 हमारे लेजेंड हैं क्रिकेटर ऐसे जो मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ जगह पर गुफ्तगू करते हैं कि फ़लाँ को ये बना दो, फ़लाँ को वो बना दो, लेकिन ये रिकॉर्ड पर है जो ये बोलते हैं सबसे ज़्यादा यूटर्न भी वही लेते हैं, ठीक है ना। अब वो मेरा एक दोस्त है महमूद रियाज, वो कहता है 20-20 और 40-40 लाख वाले ये बातें करते हैं, तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि 20-20 से 40 लाख वाले बात कर रहे हैं। महमूद की बात तो सही है, दम तो है बात में उनकी, बात तो सही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि देखिए, प्लेयर्स को मौका दें, उसको अगर आप कोई चीज़ क्लिक कर रहे हैं एज ए सीनियर, तो उसकी अगर चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको गाइडलाइन देकर उसको सही करें, ना कि उसको जो है असद शफीक की तरह जो है उसका जो है मुस्तकबिल तारीख कर दे, 70 टेस्ट खेलने के बाद बोले आप अपना स्टाइल चेंज कर लें, और फिर कोई उसको बुज़दिल कहे, कोई कुछ कहे। तो ये मतलब माइंडसेट, ये इस माइंडसेट को सरफराज को लड़ना था, सरफराज इस माइंडसेट के आगे नहीं लड़ सका। वो ना उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि, और ना ही उसका रिकॉर्ड इतना ख़राब था, ना ही उसकी कप्तानी में कोई मसला था। जो आपको 13 सीरीज जीत के दे दे, जो आपको 11 T20 सीरीज जीत के दे दे, इसमें से 29 मैचेस जीते, जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दे दे, हारा हुआ टूर्नामेंट आपको जो है उसमें वापस ले आए। तो मैं देखिए, मैंने वो चैंपियंस ट्रॉफी अपनी आंखों से इंग्लैंड में खुद देखी है, मुझे मालूम है कि कितने लड़कों ने मेहनत की, कितना क्या किया, लेकिन सरफराज इसलिए कबूल नहीं हुआ कि वो जो माइंडसेट था, जो जिसको मैं अपनों को भी कबूल नहीं है। मैं बात करता हूं, इस पे मैं आ रहा हूं, मैं बात करता हूं ना, वो तो अब आया ना कि जब मेरे पास अख्तियार नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं रहा, तो मेरे अपने भी साया भी साथ छोड़ गया। सही, ठीक है। ज़हीर भाई, मुझे ज़रा कुछ और भी बात करनी है, लेकिन ये भी जो इन्होंने बात की है, आपके पास बाबर आजम खेले, क्या बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल हैं या नहीं है? क्योंकि आपने भी उनको कप्तान नहीं बनाया था। देखिए, नो डाउट बाबर आजम टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, हम मानते हैं इस बात, वनडे भी चल सकते हैं, मगर बाबर आजम ऐसे कैप्टन जो है ना, वो आप देखें क्यों लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम को कैप्टन, अच्छा प्लेयर है तो कैप्टन बना दें। इंडिया क्या करता है? इंडिया ने अपने तेंदुलकर को बाहर बिठा दिया था एज ए कैप्टन, बाकी एज ए प्लेयर वो खेलते रहे। अभी जो उनका जो कप्तान था, क्या नाम है, विराट कोहली को हटाया उन्होंने, ठीक है। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर अगर है तो कप्तान भी अच्छा है। तो बाबर आजम देखें, अभी कराची किंग्स से खेले थे एज ए कैप्टन, टीम 9 मैच हार चुकी थी। इस वक्त पेशावर की क्या पोजीशन है जहाँ पर हो रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती कि ये जो ऑनर्स हैं PSL के, ये क्यों नहीं समझते, नाम के ऊपर क्यों जा रहे हैं कि एक बड़ा प्लेयर है तो कप्तान भी अच्छा होगा। ज़रूर लाजमी नहीं है कि बड़ा प्लेयर अच्छा कप्तान होगा। बाबर आजम एज ए कैप्टन अच्छे नहीं है, एज ए प्लेयर अच्छे हैं, मगर वो भी T20 के नहीं है। 50 बॉलों पर जो है 90 रन आज तो उन्होंने परफॉर्म किया
जिस दिन परफॉर्म करते हैं उस दिन भी आप लोग बुराई कर रहे होते हैं। 51 बॉल पे 75 रन, टीम का क्या पोजीशन है? 51 बॉलों पे तो 100 रन करने चाहिए। चले चले 51 बॉलों पे 100 रन करने चाहिए। तो कोई किताब की क्रिकेट हो रही है, वो हो रही है कि पासा फेंकेंगे और छक्का आ जाएगा। मुझे तो समझते हैं बाबर आजम की बात होती है तो सारे मिलकर एक हो जाते हैं। और एक और साहब भी है जिन्होंने घर से उठ के फोन कर दिया, एक और साहब इन्होंने उठ के फोन किया, उनको भी लाइन पे ले लेते हैं। वो भी अभी आएंगे तो वो बाबर आजम का जो है वो बरसिया और नवा शुरू कर देंगे, वो भी बाबर आजम की बातें शुरू कर देंगे। कमर एफी साहब भी आ गए जनाब, आप भी आगे अपनी हसरतें उतार लें। इधर आगे, इधर बाबरनामा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एफी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, आवाज आ रही है मेरी आपको? अरे थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें एफी भाई की। पहले तो आप मुझको ये बता दें कि यार ये 2-3 दिन ये असगर भाई के कान में क्या कह के गए, आज आपकी कमी महसूस नहीं होने दे रही है? नहीं असगर भाई, कभी आपको कमी महसूस ना होने देते अगर आपको इस कमी का एहसास होता कि असगर भाई अच्छा बोलते हैं। नहीं, मुझे एहसास हमेशा है, लेकिन बेतहाशा बोल रहे हैं ना आज। अच्छा और मैं बेतहाशा में फर्क है भाई। नहीं, मैं असगर भाई क्योंकि फील्ड के आदमी हूँ और यकीनन इनको मैं तो 2-4 लोगों से मिलता हूँ। असगर भाई तो अब आपके मतलब की बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम को उन्होंने कह दिया बाबर आजम साजिशी है, आपके मतलब की बात है, आपको पसंद आ गए। अली मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ, असल में ये आस्तीनों से सरफराज की आस्तीनों से निकले हुए लोग हैं सारे। ये स्लिप में खड़े होके सिर्फ ये कहते हैं, और वो जो जेबों से निकल रहे हैं जिन्होंने कोयटा चाटा है वो नहीं, अब इनके साथ तो बहुत बुरा होगा, आप समझे नहीं। ये आपस में दस्तों के रेबा होंगे और ये हुए भी। आपने श्रीलंका में जब पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था जहां पर ये हसन अली को उठा के ले गए थे गोद में अपनी, ये कभी भी अपने आदमी को अकेला और तना नहीं छोड़ते। ये पूरा 18-19 लड़कों का जो ग्रुप है ये इतनी कसम पुर्सी में चल रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे, कोई गरीब के नाम पे, कोई जन्नती के नाम पे, कोई टेपिए के नाम पे। मतलब इनकी जुगाड़े तो आप चेक करें कि पाकिस्तान खेल। ये अली आवाज आ रही है? जी आ रही है इफी भाई, आ रही है आवाज। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी सबकी जुगाड़े यही है और यही जुगाड़े इनको पाकिस्तान सुपर लीग तक ले आती है। इनके अंदर से अगर कोविड निकालते तो आपको लगेगा ये पाकिस्तान के लिए खेले ही नहीं कभी। इफी भाई आज तो बाबर अच्छा खेला है ना, आज तो उसने कोई 50 बॉल 51 बॉल में कोई 74-75 रन कर दिए, बाकी टीम ने तो कुछ भी नहीं किया। आज भी दोनों हमारे पैनलिस्ट बाबर आजम को उड़ा रहे हैं और बाकी का सर आपने फोन पे आगे कर दी। अली जहीरुल हसन भाई को सलाम कर लूं मैं पहले, मगर ये कि मैं बता दूं, अभी जहीर भाई ये कह रहे थे कि बाबर आजम कराची किंग्स के लिए 9 दफा का जो है वो शिकस्त का रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो वो ये रिकॉर्ड बेहतर करेगा। पेशावर जल्बी में 10 हारेगा ये, आप बेफिक्र रहिए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाबर हरवा रहा है, बाबर सिर्फ हरवा रहा है, बाकी 10 नहीं खेल रहे। नहीं, वो कप्तान तो वही है ना, आप समझे नहीं। अबे भैया तू बल्ले से मार देगा, कप्तानी में फेल हो जाएगा, ठीक है। कप्तानी में कामयाब होगा तो बल्ले से फेल होगा। तेरे मसले तेरे साथ ही चल रहे हैं भैया, हमने थोड़ी रोका है कि जीत जाओ या हमने कहा है कि हार जाओ। ये तो अपनी मर्जी से। एक आदमी जो 4 साल से ऑल इन ऑल हो, जहां हाथ मारे वहां सोना बन जाए, जहां जिसको खिलाना चाहे खिला ले, ऐसा कहाँ नसीब होता है। इतना तो इमरान खान को भी मैं ख्याल में लिबर्टी नहीं होगी जितनी रॉयल्टी इसको मिली है पिछले 4 सालों में। आज भी 10,000 रन की रॉयल्टी मिल रही है। अबे 12वें नंबर पे 10,000 रन बनाने वाला आदमी है, 12वें नंबर पे 7,742 बॉलें ले ली इसने, ऐसी की तैसी। ऐसा लग रहा है वनडे की तरह T20 खेला है इसने, कमाल हो गया। भाई अब तो उसने चेंज कर दिया अपना स्टाइल। अच्छा इफी भाई मेरे साथ रहेगा जरा, क्योंकि असगर भाई से भी चाहूंगा कि जरा असगर भाई इंटरेक्शन आपको करा दूं। ब्रेक पे मुझे जाना है, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहेगा। ब्रेक पे जाते हैं और जब वापस आएंगे जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और हम क्या बल्कि अब तो पाकिस्तान के जो मीडिया डायरेक्टर है, फॉर्मर मीडिया डायरेक्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज़ भी कह रहे हैं कि जनाब बाबर आजम को उनको 2 महीने लग गए ये बताने में, ये समझाने में कि उनको नंबर 3 पर खेलना है। या आप इफ़ी भाई बाबर आजम करते हैं, जहीर भाई जब आते हैं कि स्टेट बैंक में बाबर आजम ने यूं कर दिया। अभी असगर भाई भी इस लाइन में लग गए, असगर भाई ने भी आज से शुरू कर दिया सिलसिला बाबर आजम का। हफीज़ जैसे प्लेयर को जो 2 महीने बाबर आजम को समझाने में, आप सब मिलकर समझा लेंगे? हाँ मैं तो बोल दूंगा घंटे का किंग है तू, बस सीधी सी काम है, समझ जाएगा वो। आपने असल में उसको उस पैरामीटर में ले नहीं रहे ना बाबर आजम को। हफीज की नालायकी बोलूंगा इसके अंदर मैं। पाकिस्तान के कप्तान रहे तुम, इतना बड़ा ऑनर रहे, आखिरी वक्त तक जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, सबसे अच्छे तुम ही खेलते नजर आए। पावर रेटिंग का जो हमारे अंदर एक बुखार होता है कि हमारे पास नहीं है पावर रेटर ये वाले, वो चलो हफीज थोड़े बहुत नजर आए, थोड़ा कमबैक उनका आखिरी जो था वो बड़ा जबरदस्त रहा।
उनको अगर ये करना पड़ गया 2 महीने तक, तो भैया वो तनख्वाह वापस कर दें जो पीसीबी से वो लेके मजे जिससे उड़ाते रहे, जिसके लिए वो वेकेशन पूरी ऑस्ट्रेलिया में गुजारते रहे। यार पाकिस्तान का पैसा तो वापस करो। अगर तुम्हारी नहीं चलती, तुम एक तो आए उस रास्ते से जो गुमनाम रास्ते तो ये होते हैं, टीम, जो ये असगर भाई से भी अंधेरे पूछता हूं मैं, एक मिनट रास्ते भाई, होते हैं, एक मिनट ये असगर भाई से भी पूछता हूं कि क्या टीम इसलिए तो नहीं हार रही थी कि वो टीम डायरेक्टर तो पूरी टीम के लिए थे ना, पूरे स्क्वाड के लिए, वो 2 महीने तक बाबर आजम को ही मनाने में लगे रहे कि तुम नंबर 3 पे खेल लो, उधर टीम जो है उसकी नैया डूबती रही। जी असगर भाई। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो नन्ना बच्चा नहीं जिद करता है मुझे खिलौना दे दो, खिलौना दे दो, और जो है बड़े कहते हैं नहीं नहीं बेटा अभी नहीं पैसे नहीं, बाद में दिला देंगे। तो ऐसे कोई कहानी जो है इनके दरमियान चलती रही, बाबर के और हफीज़ के दरमियान। हफीज़ एक बाख्तियार डायरेक्टर बने थे एक, और उनके ऑर्डर्स को ओबे किया जा रहा था, और पूरे के पूरे जो टीम मैनेजमेंट थी वो भी उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं 2 महीने मैंने बाबर पर सर्व किया, तो मैं समझता हूँ कि भाई आपने अपना वक्त बर्बाद किया और पाकिस्तान का ही वक्त बर्बाद किया। और अगर इसी माइंडसेट एक ही जगह आपने फिक्स करना था तो फिर बाकी टीम का क्या कसूर था, क्यों हारे भाई? फिर बाबर को ड्रॉप करके किसी और को खिला देता किस तरह हारना था। तो मेरा ख्याल है कि मिसकम्युनिकेशन गैप इनके दरमियान रहा, और बाबर की जो अप्रोच उन दिनों बनी हुई थी और अभी भी कुछ है, तो उस अप्रोच का भी एक बहुत बड़ा इसमें अमल दखल था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सलमान अली, ये जो PSL 9 का जो स्पेशल सॉन्ग है जो सरकारी तौर पर पीसीबी ने रिलीज किया है, आपने उसको सुना तो होगा है? जरा उसके बोल जरा बताएं मुझे क्या है। अब दोबारा खेल खुल के खेल इस तरह ये बाबर के लिए ये पूरा सॉन्ग बाबर के लिए बनाया गया है कि भाई खुदा के वास्ते खुल के खेल, ये खुश हो रहे हैं एफए भाई, ढंग के खेल। ठीक है, ये असगर भाई और आजा मुझे लग रहा है मिलकर आए आज हम दोनों। पीसीबी ने पूरा का पूरा फंड लगा दिया इसके ऊपर, इसके गाने के ऊपर, कि भाई इस गाने से कुछ सबक सीख लो। अच्छा मैं जरा लेता हूं, जरा ज़हीर भाई से ले लो, फिर मैं लेता हूं। ये अगर ये 2 महीने लग गए मनाने में हफीज को, तो इससे बेहतर नहीं था कि हफीज एम ए जिन्ना रोड की दीवारें पढ़ के चले जाते कि रूठा महबूब आपके कदमों में, कुछ अमल कर लेते, कोई तावीज कर लेते, कोई महबूब कदमों में आ जाता। 2 महीने बाबर को मनाने में लग गए। देखें ये कोई जवाज़ नहीं है हफीज़ का ये कहना है। हफीज़ पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, एक बहुत बड़ा नाम हफीज़ का। मैं कहता हूँ ऐसे मौके पे यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही मैनेजमेंट होती है, यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि डिसीजन लेना हो। नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था स्टेट बैंक और नेशनल बैंक का, हमने ब्लेजर बनाया कि हम जब जीतेगी स्टेट बैंक की टीम तो ब्लेजर पहन के ग्राउंड के अंदर आएगी। बाबर ने कहा मैं नहीं पहनूंगा। मैंने कप्तान से कहा, कप्तान मोहम्मद नबीद थे, मैंने कहा अगर बाबर से कहो कि अगर वो ब्लेजर नहीं पहनेगा तो कल मैच भी नहीं खेलेगा। तो अगर वो अपने साथ नहीं लेकर आया और वो फिर दूसरे दिन लेकर आया हो जिस दिन फाइनल था, और उसने फिर क्या हार क्या था उसमें, प्रॉब्लम क्या थी? बस उनको शर्म आ रही थी उस वक्त। ये ब्लेजर हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये इसमें शक नहीं है कि स्टेट बैंक की टीम हमेशा जो उनका कैप्टन है उसने जब भी टॉस किया है, और ये जो रिवायत है डोमेस्टिक में, ये स्टेट बैंक ने शुरू की। इस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी रिवायत है जो ज़हीर भाई के स्टेट बैंक ने शुरू की, इसको बाद में लोगों ने फिर फॉलो भी किया। आखिरी मेरा सवाल है एफए भाई, ये जो भी इन्होंने कहा कि वो जो सॉन्ग है वो आपको भी ऐसा ही लगता है जो असगर भाई बात कर रहे हैं? अली देखें, जो माइंडसेट है वो तो यही बता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैं हफीज पर दोबारा आऊंगा, वो उसका गाने के अल्फाज बड़े मजेदार हैं। खुल के खेल पे आ रहे, कब तक तू डरेगा, दिल में जो आया है कब तू वो करेगा। ठीक है, तो इसके साथ बिल्कुल फिट होता है बाबर आजम के साथ। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, ठीक है, नंबर 1 बल्लेबाज हैं आईसीसी ओडीआई के, वो T20 में भी 1-1.5 साल रहे, मगर वो नीचे तक उसके फ्रूट्स नीचे तक यानी कि मुझ तक नहीं पहुंचे। मैं एज ए क्रिकेट व्यूवर बात कर रहा हूँ, क्रिकेट फैन, कि यार मैं तेरे लिए तालियां बजाने थोड़ी खड़ा होता हूँ। तू पाकिस्तान के नाम पे खेल रहा होता है इसलिए तालियां बजाता हूँ, इसलिए अकाउंटेबल करता हूँ मैं तुझे। हफीज की एक लाइन में कहता हूँ, देखिए अली, जब आप गैर कानूनी रास्ते से आप जब डंकी बनकर उतरेंगे ना भैया, तो 3rd ग्रेड ही कहलाएंगे आप। हफीज की बात 3rd ग्रेड कर दी बाबर आजम ने। तो बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं नंबर 1 बल्लेबाज हूँ, तू मेरा मेडिकल टेस्ट कराएगा, आगे पीछे कर दूंगा मैं। हफीज डर के हफीज काम करते रहे, 4 महीने तक पीसीबी से पैसे पकड़ते रहे। अबे मिकी आर्थिक तो पराया है, चला जाएगा, उसका कोई गम नहीं है, मुझे इन लोगों का गम खाता है। अबे जब ये सब चीजें हो रही होती है, जब क्यों नहीं बचाते? कौन से मफाद है जो पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दम है तुम्हें? चले आप पानी वानी पिए एफए भाई, ये मुफाद हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एफए भाई। जो एक दफा फिर उनका जो है वो टेम्परेचर हाई होना शुरू हो चुका। अब जो जिस तरह बाबर आजम की बार बार बात कर रहे हैं कि अब यही बात है कि हम इसके लिए नहीं कर सकते शाहिन शाफरीदी के लिए ज़हीर भाई कि 3 मैचेस हार गए और वर्ल्ड कप में इनकी कप्तानी बहुत मैटर करेगी और यहाँ से जो लेके जाएंगे वो वर्ल्ड कप तक कैरी भी करेंगे। ये देखें, कैप्टनसी तो अपनी जगह है, जब तक बॉडी नहीं लगेगी ग्राउंड के अंदर 100% जब वो बॉडी नहीं देगी अपनी तवानाई के साथ, अपनी फिटनेस के साथ, तो कप्तानी क्या बंदा खाक करेगा जब बंदा की पोजीशन ही नहीं होगी वहाँ पे खड़े होने की।
तो फिर कैसे कप्तानी करेगा? नो डाउट ठीक है, उन्होंने कप्तानी अच्छी की, लाहौर कलंदर को जितवाया, ठीक है। डोमेस्टिक देखें, PSL भी एक डोमेस्टिक ही है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है वो बिल्कुल अब डाउन आपको हो लगता गए। है शाहिन शाफरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तानी T20 कैप्टनसी का? देखें उनकी फिटनेस के हिसाब से तो मुझे ठीक है, नहीं है। अच्छा, आज एक और भी मैच खेलेगा, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, बाबर आजम की डिबेट में हम लोग चलेगा। आज कराची ने जीत बड़ी आसानी के साथ जीत हासिल की असगर, और आज परफॉर्म किया कराची किंग्स ने। हाँ बिल्कुल, और कराची किंग बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुई, और मैं समझता हूँ कि कराची किंग की जो कामयाबी है वो अब ज़रूरी थी, क्योंकि कराची किंग की टीम तो अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे टीम वर्क का जो है ना कंबाइंड वो फुकदान नज़र आ रहा है। अगर ये कंबाइंड होकर मूव बनाते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं, और अगर मतलब मैं नहीं कहता कि भाई हर लड़का आके सेंचुरी कर दे या 50 कर दे, 40-40 50-50 रन भी जो है वो बनाते हैं और कम बॉल खेलते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा रखते हैं, तो वो टीम जो है। अच्छा, मुझे इसको वाइंड अप पे जाना है। अनवर अली जैसा ऑलराउंडर बाहर बैठा के रखा हुआ इन्होंने बेंच के ऊपर, आपको लगता है कि अनवर अली के डिजर्व करते हैं, उनको टीम में होना चाहिए? अनवर अली जहाँ है वहाँ उनको होना नहीं चाहिए था। तो जहाँ होना चाहिए था वहाँ अपनों ने साजिश करके उनको बाहर कर दिया। अब मैं आगे क्या बोलूं। चले ठीक है। कल जो मैच है कोयटा का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जहीर भाई कौन सी टीम आपको जो है फेवरेट नजर आ रही है? देखिए कोयटा की टीम भी जो आउट का परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है आजकल, और मैं समझ रहा हूँ कि कोयटा की टीम की चांसेस ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, आकिब जावेद को बता दीजिएगा जाके। कराची के छोटे छोटे कद के लड़के मारे, उनको शिकायत थी ना सऊद शकील से कि छोटे कद के लड़के क्या बड़ी हिट करेगा ये। नो डाउट इस दफ़ा जो है एक टीम बन के खेल रही है कोयटा, और लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ ना कोई पोजीशन लाएगी वो। असगर ये क्या स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद आ गया कि सऊद शकील के लिए उन्होंने बोल दिया, किसी के लिए उसकी पर्सनैलिटी इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कह दिया छोटे कद का लड़का ही क्या बड़ी हिट लगाएगा। आप ऑस्ट्रेलियन को देखें, साउथ अफ्रीकन को देखें, वो बड़े कद के बड़ी बड़ी हिटें। मेरा ख्याल है कासिम उमर 9 फीट के थे, हनीफ मोहम्मद जो है 9.5 फीट के थे, ठीक है। और ख़ुद इनके अपने उमर अकमल जो है वो 1600 फीट के थे। वो भाई अकल की बात करें, उसकी बात करें, ये तो वो बात है, मैं बात सियासी हो जाएगी कि जब पार्टीशन हुआ और सुकूत ढाका हुआ तो ये कहा गया कि छोटे कद के हैं, ये हिफाजत नहीं कर सकते। आज भाई हमसे आगे हैं इकोनॉमी में भी और हिफाजत में भी। तो भाई खुदा के वास्ते ये तासुबाना बातें बंद करें, मैं चीज़ों को मेरिट पे देखें, सलाहियतों को उसकी असल बुनियाद पे जाके देखें। ये तो इंतशार वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, असगर वक्त कम था, लेकिन साथ साथ जाने से पहले मैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध उसको और असगर अजीम साहब जो उसके रूह हैं उनको बड़ा क्रेडिट दूंगा कि आज इन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, जो हमारे मरूम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफ़ीक अंसारी साहब, उनके नाम से ग्राउंड इन्होंने मौसूम कराने का फैसला लिया। बहुत ज़बरदस्त आपका कारनामा है, हैट्स ऑफ टू यू असगर, आपकी जो एफर्ट्स हैं और जो सजाज की एफर्ट है, जितने भी अरकान सजाज के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच असगर, आप हमारे साथ मौजूद है। कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के, जिनसे हम बात करेंगे कल कोयटा और इस्लामाबाद के मैच के हवाले से। कल का मुझे भी इंतजार है और यकीनी तौर पर आप भी इंतजार करेंगे, क्योंकि मोहसिन हसन खान साहब हमारे स्टूडियो को जीनत बख्शेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।